अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। निगरां वजीर आजम और निगरां सेटअप जो है वो बड़े बड़े फैसले लेता नजर आ रहा है। रवां हफ्ते जो फैसला लिया गया जिसमें गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है पाकिस्तान में, उनको एक डेडलाइन दी गई कि 31 अक्टूबर तक उन्होंने अपने अपने मुल्कों में वापस जाना होगा। वफाकी वजीर दाखिला जो निगरां हैं सरफराज बुगटी साहब, जो उन्होंने एपेक्स कमेटी के अंदर जो फैसले हुए थे निगरां वजीर आजम की जेर सदारत, उनको अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा कि यह तय कर लिया गया है कि तमाम तर गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उन्हें घर भेजा जाएगा। और जो डेडलाइन दी गई वो 31 अक्टूबर है। इस डेडलाइन के हवाले से बड़ी बहस जारी है कि आया ये इतने कम अरसे में मुमकिन हो भी पाएगा कि नहीं। अच्छा, फिर यह भी बताया गया कि इनमें ज़्यादातर जो तादाद है गैर मुल्कियों की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनमें अफ़गानिस्तान से जो बाशिंदे हैं वो हैं, जिनकी कुछ तादाद हमें बताई गई कि 17 लाख से कुछ ज़ायद हैं जिन्हें वापस भेजना है। फिर यह भी बताया गया कि जो जनवरी से लेके अब तक सुसाइड ब्लास्ट पाकिस्तान में हुए हैं या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, उनमें से 14 वो हैं जिनमें अफ़गान शहरी मुलव्विस थे। साथ ही निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आज दोबारा इस बात का इआदा किया है कि हर मुमकिन तौर पर उनको मुल्क बदर किया जाएगा जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये सिलसिला भी जारी हो गया है। आज आपने ख़बरों में भी देखा होगा, न्यूज़ की हेडलाइंस के अंदर यानी अखबारात की हेडलाइंस भी यही थी कि किस तरह से ख़ानदान दर ख़ानदान जा रहे हैं। बल्कि अब तो इत्तलात ये भी हैं कि कुछ शहरों के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बस्तियाँ कायम थीं उनको मिसमार किया जा रहा है। ये भी आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान ने भी इस पर रद्द अमल दिया है। उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान को इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और उन्होंने इसको सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो किस्म के सवाल आते हैं। एक तो ये कि क्या ये मुमकिन होगा कि 31 अक्टूबर तक तमाम तर जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस कर दिया जाए, जिसके बाद ये भी बताया हुकूमत ने कि वो क्रैकडाउन करेगी। और दूसरे, क्या ये पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव यानी पाकिस्तान के मफाद में है या काउंटर प्रोडक्टिव है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ है सीनियर तज्ज़िया निगार जाहिद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग साहब जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है साबिक सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अयाज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए आपसे करूँगी क्योंकि आप अफ़गान पॉलिसी के हवाले से काफ़ी मोतरज़ रहे हैं और हमारी नशिस्तों में आपने जिक्र किया है कि उसको तब्दील होना चाहिए। तो लगता है कि ये पॉलिसी तब्दील हो रही है और अब वापस जाने की बात की जा रही है और इसका सिलसिला शुरू हो गया है। आप ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या आपको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है? गैर मुल्की जो बगैर किसी सनत के बगैर किसी वीजे के आपके मुल्क में है, उनका निकालना तो कानूनन अखलाकन हर लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे आप इतना अरसा इसके ऊपर खामोश रहे। अब इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पेश आई? ये वक्त आपके लिए मुनासिब नहीं है इसके लिए। अच्छा। आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और फिर इसी मसले से अब आपने कह तो दिया कि सारे गैर मुल्की, लेकिन फोकस अफगानियों पे है। अब अफगानी और पाकिस्तानी पठान का कराची के लोग या सिंध या पंजाब के लोग उनका फर्क नहीं समझते, वो एक लाठी से दोनों को हाँकते हैं। तो इसमें कई हमारे अपने शहरी जेरे आताब आ जाएंगे अगर किसी के पास उस वक्त शनाख्ती कार्ड या कोई और आइडेंटिफिकेशन न हो तो अगर वो पकड़ा जाएगा। तो अगर याद हो कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले हमने ये मशक पहले भी किया था और उसमें बुरी तरह नाकाम हुए थे। बल्कि पंजाब में तो यहाँ तक इश्तिहारात लगाए गए थे, अखबारों में दिया गया था कि जो भी चाबड़ी वाला इस तरह कोई फलानी चीज बेचता है, पठान हो, उसको पकड़ो। तो उसमें ज्यादातर हमारे इलाके बाजवड़ के और ममंद के और कबायली इलाके के लोग ज्यादा जेर आताब आए। अच्छा। तो एक तो मसला यह है कि इन लोगों को आपने पहले एक जगह रोका नहीं था कि एक जगह मुतय्यन कर लेते कि अफगानी जो आते हैं बगैर वीजे के वो इस कैंप में रहेंगे, तो उसको आप पकड़ लेते, उठा के फेंक लेते। लेकिन ये तो अब सारे मुल्क में फैले हुए हैं और फिर उनका तफरीक आप कैसे करेंगे? फिर उनको ले आना, कहना बहुत आसान है, लेकिन इस सारे किस्से को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज
और फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये होगा कि बॉर्डर पे वो लोग अगर आपको कहें कि इसको साबित कर ले कि ये अफगानी है, तो आप कैसे साबित करेंगे? वो आपको कह देगा ये हिंदुस्तान को भेज दो, ये फलानी जगह, ये मेरा शहरी नहीं है। तो व्हाट डू यू डू विद इट? ये इतना आसान नहीं है। ओके, ये आसान नहीं है। चलिए, आपने बहुत सारे इश्यूज एक साथ उठाए हैं। जरा मैं चाहूंगी जाहिद साहब का भी पहले कमेंट इसमें ले लें, उनको भी शरीके गुफ्तगू करने। जाहिद साहब, वक्त मुनासिब नहीं है, कहते हैं इलीगल जो हैं जाहिर है उनको तो वापस जाना चाहिए, बट वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त के हवाले से हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये कहते हैं कि वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन 40 साल जलील अब्बास जिलानी साहब भी कह रहे हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर 40 ईयर्स ये सब कुछ हम देख रहे हैं। सो सवाल क्या ये है कि क्यों आने दिया गया, या आपके नजदीक हाँ वक्त आ गया है, तरीक़ाकार को सही वजह कर दें और वापस भेजें उनको जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे मैं ख्याल ये कि फैसला जो है मैं उसको तो नी जर्क एक्शन कहता हूँ कि अचानक आपने फैसला किया कि 1 महीने में तमाम जो है यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो लोग रहते हैं वो निकल जाएं। अब मसला ये आता है कि ये इस किस्म के फैसले इस तरह से नहीं किए जाते हैं। ठीक है कि हर मुल्क यही चाहता है कि उसके सरजमीन पे इस किस्म के जो बगैर पासपोर्ट वीज़े के साथ आते हैं उनको रोका जाए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो आपकी नौयत है वो तो बहुत ही मुख्तलिफ रही है। पिछले जो है 40 साल में आपके बॉर्डर तकरीबन पोरस ही रहे, आपने आने दिया लोगों को, ठीक है, फिर उनका कुछ का रिफ्यूजी स्टेटस है, लेकिन आप जरा ये हुकूमत जरा ये बताए कि जो है जब ये वहाँ अमेरिका में जो कब्जा था वहाँ अफगानिस्तान में, तो आपके तालिबान तो मुस्तकिल आते जाते रहते थे, क्या कभी आपने रोका था? स्टेट ने तो अपनी जो है इस तरह की जो कंट्रोल थी उसको तो बहुत पहले इन्होंने हटा दिए थे। अब उसके बाद जो है देखें, उसके इवन तालिबान के आने के बाद भी जो कहा जाता है मुख्तलिफ किस्म के जो है तादाद आते हैं, एस्टिमेट यही है कि 4 से 5 लाख लोग अफगानी जो है यहाँ पे आए थे, और आपने जो है उनको एक लिहाज से इजाजत दे दी थी, आपके बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं था। अब अचानक आपने कहा कि सबको जाना पड़ेगा, तो एक तो मुमकिन है ही नहीं, आपकी स्टेट कैपेसिटी है ही नहीं। स्टेट को यकीनी तौर पे अपने जो कंट्रोल होना चाहिए, तो वो तो आपको पहले उस पर बात करनी चाहिए कि आपकी जो ताकत है, कैपेसिटी स्टेट की, वो तो ऐसी लगती है कि जो है हर शख्स यहाँ पे आ जाता है तो आप तो रोक नहीं पाते हैं। अब अचानक आपने कहा जी वो 10 दिन में 15 दिन में सारे लोग निकल जाएंगे, एक तो ये नामुमकिन है, आपकी कैपेसिटी नहीं है और आपके पास कोई इस किस्म की जो है डाटा भी मौजूद नहीं है कि ये जो गैर जो कानूनी तौर पर है वो कहाँ रहते हैं, वो तो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। आप यकीनन ये तो जरूर कर सकते हैं कि बज़ोर ताकत आप चंद हजार लोगों को वहां पे धकेल देंगे, लेकिन उससे जो है ये आपका मसला हल नहीं होगा। हमारी देखिए पॉलिसी क्या रही है, आप ये अच्छी तरह लोग जानते हैं कि ईरान में भी बहुत सारे अफगान जाते रहे 1980 में के दहाई से लेके, वहां पे उन्होंने एक बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, और जहाँ के रिफ्यूजीज जो है वो एक खास इलाकों पे रहते हैं और उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। आपके यहाँ तो कभी भी कोई इस किस्म की पाबंदी थी नहीं। और दूसरी एक और बात भी जो इनकी तवज्जी है वो तो बिल्कुल ही एक लिहाज से इतनी मजाकिया है कि आप बताइए कि जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी शिरकत हुई। अगर फर्ज कीजिए इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट में आपको 3 या 4 अफगानी नजर आते हैं, तो मसला ये है कि ये तो ये जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको पूछना चाहिए, और जो 70-80% बाकी लोग हैं वो तो आपके इसी मुल्क रहने वाले उस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, तो चाहे वो अफगान हो चाहे पाकिस्तानी हो, पहले तो बात यह कि आप तय करें कि उनको रोक कैसे नहीं पाए, और सिर्फ ये कि उनके चले जाने से क्या आप में दहशतगर्दी जो है वो रुक जाएगी। आपकी दहशतगर्दी जो टीटीपी है वो लोग कौन है? टीटीपी तो यहाँ ही के लोग मौजूद हैं जिनको आपने आने की इजाजत दी। तो स्टेट की जो पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा जो है अनसर्टन है, उसके मुतालिक जो है आप उसको पहले तो उसको दुरुस्त करें, फिर ये सारी कार्रवाई आप कर सकते हैं, जबकि स्टेट की जो कैपेसिटी बन सकती है। जाहिद साहब, आपने भी बड़े क्या कहते हैं अहम नुकात जो है वो उठाए हैं। एक तो ये कि आपका ये कहना कि ये आपको एक तरह से मजाक लगता है कि मतलब सडनली जनवरी से लेके अब तक की कार्रवाइयों में सिर्फ ये कह देना कि अफगान बाशिंदे इन्वॉल्व है, जबकि आपने टीटीपी का भी जिक्र किया जो कि आपके अपने लोग थे नेचुरली, और फिर अचानक की जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइएगा अयाज वजीर साहब, लोग ये भी कह रहे हैं, बाज़ हल्के कह रहे हैं कि क्योंकि
अफगानिस्तान टीटीपी के हवाले से और दूसरे दीगर मामलात के हवाले से आपके साथ उस तरह से नहीं है जो आपने एंटिसिपेट किया था, तो मे बी दिस इज लाइक अ नी जर्क रिएक्शन जो आप करके दिखा रहे हैं कि शायद वो अब आपकी बात मानने पर राजी हो। यू थिंक दैट इज द रीजन ऑफ दिस डिसीजन, या वाकई क्योंकि हमारे ज़ाहिर SIFC की मामलात हैं, आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है और रिसेंटली बलूचिस्तान में खुसूसन जो वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से अब ये लाजिम समझा गया कि हमने दहशतगर्दी पर कंट्रोल करना है और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि कहाँ से ये दहशतगर्दी एमिनेट कर रही है? देखिए, एक वजह मुमकिन है हो, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये अगर तालिबान को तंग करने वाली बात है या उन पे प्रेशर डालने वाली बात है कि तुम TTP को मुल्क के अंदर जगह ना दो, तो मेरा ख्याल नहीं कि इसके ऊपर इसकी वजह से तालिबान के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। तालिबान ने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरह, कोई उनके लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा। गुर्बत में वो भी पीस रहे हैं, ये लोग वहां चले जाएंगे, वो भी साथ गुर्बत की चक्की में पीसते जाएंगे, तो वो इम्कान तो मेरा ख्याल है कम है। रही ये बात कि कुछ लोग अफगानियों में से इन दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है, लेकिन अभी तक जो होता रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में, इवन इस्लामाबाद और पंजाब में, ये कौन लोग इसमें मुलविस है? जरा उनकी मेजॉरिटी तो देख ले। आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोगों 10 आदमियों की वजह से आप पूरे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब करने पे तुले हुए हैं। अगर इनकी वजह से आप दहशतगर्दी समझते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो मैंने तो शुरू में कहा था कि इलीगल लोगों को जाना चाहिए, नो डाउट, नोबडी डिस्प्यूट्स दैट, लेकिन ये अगर सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से निकाल रहे हैं तो इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। देखिए, इसका मैं एक और मिसाल दूं, मुल्क के अंदर, मुल्क के चार दीवारी के अंदर उस दहशतगर्दी में कोई भी नेशनल इन्वॉल्व हो, आपका अपना हो, दूसरे मुल्क का बाशिंदा हो, उसके खिलाफ एक्शन लेना आपका कानूनी हक है। वो आपसे कोई नहीं जो छीन सकता, ना आपको कोई दूसरा मुल्क रोक सकता है। तो आप एक्शन ले। आपके सिक्योरिटी एजेंसीज, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो कहाँ है? वो क्यों सोए हुए हैं कि जब धमाका हो जाता है फिर कोई कहता है कि उनको सर मिल गए, कोई कहता है अफगानी है, कोई कहता है धड़ मिल गया। भाई क्यों हुआ? असली वजह ये हमें बता दो कि ये दहशतगर्दी के मसाइल क्यों हो रहे हैं। इंटेलिजेंस आई एम अफ्रेड फेलियर है इन अ वे कि आपके मुल्क के अंदर मसाइल हैं। अच्छा, अपने मुल्क के अंदर मसाइल एड्रेस कर लो तो तब गाड़ी आगे चलेगी। आपके मसाइल अंदरून खाना बहुत गंभीर है। अयाज वजीर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अयाज वजीर साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, और जायद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार। जायद साहब, व्हाइल यू आर नॉट डिस्प्यूटिंग कि इनको वापस जाना चाहिए, वो शख्स जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है, एंड देयर हैज टू बी अ टाइम जायद साहब कि लोगों ने वापस जाना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है, आर यू एंटिसिपेटिंग कि इससे मामलात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा कशीदा होंगे? और क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो इंटेंसिटी है उसमें खुदा ना खास्ता किसी सूरत आप तेजी देखेंगे या ये ज्यादा गंभीर हो सकते हैं वो मामलात? देखिए, बात यह है कि पहली तो यहाँ से बात आती है, उसको पहले छोड़ दें, आपके साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात क्या होंगे, वो तो ऑलरेडी उसकी आप नजर आ रहा है कि और ज्यादा कशीदगी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एक फैसले किए हैं वो किसने फैसले किए हैं और क्या बुनियाद क्या है? और दुनिया है, बात यह है कि जब आपने कहा कि 17 लाख अफगानी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और आपके ख्याल में 2 हफ्तों में आप उनको निकाल बाहर करेंगे, तो इस किस्म की जो है, मुझे बिल्कुल सही कह रहे थे अयाज वजीर साहब कि इस किस्म के पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और उसमें क्या होता था? उसमें होता ये था कि कोई खास तब्दीली नहीं आती थी। होता ये था कि जो आपकी पुलिस वाले थे या और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाले थे, उनकी चांदी हो जाती थी। वो जो है अफगानियों को पकड़ के पैसे वसूल करते थे, या अफगानी नाम भी हो। जैसे सही बात की कि जो है आपने जो भी आपको नजर आया ये है, आपको जो खैबर पख्तूनख्वा के भी लोगों में से ट्राइबल एरिया के, फॉर्मर ट्राइबल एरिया से आप उनको भी पकड़ धकड़ शुरू कर देते, यही हुआ था।
और मैं समझता हूं कि इस किस्म की जो पॉलिसी फैसले हैं वो हमेशा हर मुल्क जो है सोच विचार के करती है। आपने ये फैसला एक केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इख्तियारात कहां पे है? यकीनी तौर पे जो है जिसका फैसला हमें सबको पता है कि कौन फैसले करता है इस मुल्क के अंदर, और ये जो इस किस्म के फैसले करते हैं उनका वही बात आती है कि जैसे कि अपने जो कमजोरियां हैं, अपनी कोताहियां हैं, अपनी नाकामी है जो दहशतगर्दी के बारे में, उसको आप कोई ना कोई किसी को इल्जाम देने की कोशिश करते लेके। वही मैं पहली बात आ रही थी कि अगर फर्ज कीजिए आपके इतने सारे हमले हुए हैं इस साल सिर्फ आपके 1100 आपके, जिसमें फौजी भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं और सिविलियन भी शामिल हैं, ये जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दी का निशाना बने। अब मुझे बताइए कि जरा उनमें से 90% या 99% जो वाकयात हुए थे उसमें किस लोगों ने किया था? आप ये सिर्फ ऐसा लगता है कि जो है ये जो है असल मसले से नजर चीजें हटा के डाइवर्ट करके अटेंशन इस किस्म की बातें की जाती है। मेरा ख्याल ये कि ये हमारा एक पूरे कौमी मिजाज बन गया है कि इस किस्म के जो है अचानक फैसले किए जाते हैं और नाकामी होगी यकीन कोई जी शऊर आदमी जो है ये नहीं समझ सकता है कि इसमें इनको कामयाबी होगी। अच्छा। आपने अभी से देखना शुरू किया है कि लोगों को किस तरह से जो है वो धकेलने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग होंगे और वो लोग कौन है? उसमें गरीब लोग भी शामिल है। अफगानी जो है आपने पहले क्यों आने दिया उनको? जब आपने आने दिया तालिबान को क्यों यहाँ पे रखा था आपने? अफगान तालिबान जो है जो उन्होंने जंग जो जीती थी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान उनको पनाह ना देता, उनके सारे लीडर तो यहीं पे मौजूद थे, तो वो क्या था? वैसे जाहिद साहब अभी तो ये क्लैरिटी नहीं है कि किन किन को वापस भेजा जा रहा है। अभी तो आपको कहा बस गैर कानूनी, उन्होंने कहा है ना जो मुकीम है, वी डोंट इवन नो कि वो गैर कानूनी के जुमरे में आते भी हैं कि नहीं आते। बात वही है ना, देखिए एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे जिनका रिफ्यूजी स्टेटस है और वो 40 साल रह रहे हैं, लोग बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, बड़े हो गए, तीसरी जनरेशन यहाँ पे रह रही है। बिल्कुल। अब उनका जो एक रिफ्यूजी आप जो है अब उसमें से जो है फिर तो शिकार होगा कोई बच्चे। याद है आपको एक वाकया जो है बहुत मशहूर हुआ था जब ये मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, चौधरी निसार जब उस वजीर दाखिला थे, उस वक्त भी एक कोशिश की गई थी और एक बहुत बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। एक खातून जो कि पहले यहाँ पे थी 80 की दहाई में, जब अफगान जंग की सूरत में आए थे तो उसकी कवर जो है नेशनल ज्योग्राफिक में शाया हुई थी, बड़ी उसकी धूम मची थी। वो खातून जो है अब तो उनके 3 बच्चों की माँ थी उस वक्त, यानी उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, 40-45 साल हो गई हुई थी। उनको आपने यहाँ से मुल्क से निकाल दिया था। अब कोई जरा पूछे कि इसकी लॉजिक क्या थी? या तो आप पहले तय करें कि रिफ्यूजीज जो हैं वो यकीनी तौर पर सब कहते हैं कि ठीक है आपने जो बॉर्डर खुला रखा है। और एक और बात भी थोड़ा सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो एक चीज समझने की बात है, ये 2500 किलोमीटर दूर जो है पोरस बॉर्डर है और हिस्टोरिकली दोनों तरफ से जो है आना जाना रहा है। वो जो फॉर्मर ट्राइबल एरिया थे उसके बारे में तो ये था कि भाई कि उनके खानदानों को आने जाने की एक इजाजत होती है लेके। अब आप किस तरह से तयन करेंगे कौन जो है यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे आए और कौन जो है वहां पे जा रहा है? तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल सोच विचार के करनी चाहिए थी। ये केयर टेकर हुकूमत का काम नहीं है। ये और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बाद दफा फैसले करती है, मेरे ख्याल इसी तरह फैसले करती है जैसे कि वो और चीजों में फैसले करने की कोशिश करती है, उसमें नाकामी। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये नजर आ रहा है अयाज वजीर साहब, जैसे वो कह रहे हैं कि एक तो ये कि केयर टेकर का ये काम नहीं है और एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन भी होगा क्योंकि यू नो एक जिसे कहते हैं ना कि आपने एक बहुत बड़ा फ्रंट अपने लिए खोल लिया है। लेकिन फिर ये भी है कि जो आपने वजारत तिजारत की जानिब से भी देखा कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें जो 100 अशिया की लिस्ट शाया की गई कि उन पर पाबंदी आयद है क्योंकि स्मगलिंग का जो रास्ता है वो किसी तरह से रोकना है। फिर ये भी कहा जाता है कि वहाँ से भी बड़ी स्मगलिंग की जा रही है, चाहे वो डॉलर की हो या मुख्तलिफ अशिया की हो। इन तमाम चीज़ों को हर हाल में कर्टेल करना है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। ये भी वजूहात शामिल हैं इस सारे डिसीजन के पीछे जो केयर टेकर सेटअप के वज़रा सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बातों से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं। जी अयाज साहब। जी देख के मैं जायद साहब के साथ एग्री करता हूं बिल्कुल कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का इनको नहीं करना चाहिए था ये फैसला। ये शायद इनके इख्तियारात में तो आते होंगे क्योंकि अभी अमेंडमेंट जो की उन्होंने
लेकिन उनको भी पता है कि ये लोगों के नुमाइंदे नहीं है, कहीं से चुन उन के इकट्ठे किए हैं, तो इतने बड़े फैसले वो न लेते। और जहां तक किस्सा बगैर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के जो लोगों का किस्सा है, मुझे अभी तो बात करते हुए याद आया कि हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था पेशावर स्कूल इंसिडेंट के बाद, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट सब इकट्ठे बैठ गए, उसमें एक शिक ये भी था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट न हो उनको हम बाहर निकाल देंगे। उस पर अमल क्यों नहीं किया? अभी तक चुप बैठे रहे, अब उठ के देखते हो कि हम निकालते। रही आपकी ये बात कि इसे स्मगलिंग और बाकी चीजें कंट्रोल करनी है, आपसे अपना काम हो नहीं सकता, उसके इल्जाम दूसरे पे डालते हो। अफगानी गुड्स जो आते हैं वो, हाँ, वो लैंड लॉक कंट्री है, आपके मुल्क के थ्रू से गुजर के अफगानिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, फिर अफगानिस्तान से वापस आपके मुल्क में जब स्मगल होके आते हैं, वो जिम्मेवारी अफगानियों की है कि वो रोक ले, या वो आपकी है कि बॉर्डर को आप कंट्रोल, आपके अपने लोग उनके साथ मिले हुए हैं। आपका यही निगरान वजीर दाखिला रिकॉर्ड पे 2 दिन पहले आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा था कि उसमें बड़े बाअसर लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ले लो, फिर खुद ब खुद स्मगलिंग कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा। अब आप लोग टीवी पे भी दिखाते हैं कि ईरानी पेट्रोल कैसे यहाँ आता है, बाकी चीजें कैसे आती है, वो मैं और आप तो कंट्रोल नहीं करते, वो कोई और कंट्रोल। अब तो वो उन्होंने फैसला कर लिया है, अब तो फैसला कर लिया है ना कि वो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं आप दोनों हजरात से एक चीज बड़ी ब्रीफली आपसे पूछना चाहूंगी। जाहिद साहब, एक दूसरी साइड है, वो ये कहते हैं कि क्यों आप लोग इतना एडवोकेट करते हैं अफगान बाशिंदों के लिए, क्यों आप चाहते हैं कि वो इस पाकिस्तान में रहे मुस्तकिल, क्यों हम वापस ना भेज दे? कौन सी दुनिया के मुमालिक हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को इजाजत देते हैं इस तरह से प्रॉपर्टीज में, कारोबार में हिस्सा देने की? ये पहले कसूर किसका है? क्योंकि हमने तो इजाजत नहीं दी ना, जो लोग इजाजत देते रहे, जो अपने मकासद के लिए इजाजत देते रहे, ये खुद ब खुद तो सरहद तोड़ के नहीं आए थे, आपने एक पॉलिसी के तहत उनको इजाजत दी थी। मेरे ख्याल उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे इसके कि क्या ये सही है, क्या आपने नहीं तालिबान को जो है आने दिया है, सारे के सारे यहीं से जो है कार्रवाइयां करते रहे, वो किसने फैसला किया था और कौन कह रहा है एडवोकेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप अपने जो है फैसले सही करें कि जो है जब आपका मकसद होता है तो आप ये सारी बॉर्डर खोल देते हैं, और जब जो है फिर अचानक आपको ख्याल आता है कि कोई चीज हमें इसको रोकना है। दूसरी एक और बात मैं थोड़ा सा अयाज वजी साहब को एक जो अभी बात की, देखिए जो अमेंडमेंट हुई थी केयरटेकर के बारे में जो लेटर, उसमें जो है वो ये नहीं था, सिर्फ एक हद तक उनको पावर दी गई है जो कि पहले नहीं थी। वो ये थी कि जो ऑलरेडी आपके एग्रीमेंट बाय मल्टीलैटरल एजेंसी से मतलब और ये जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और जो है इस किस्म के जो ऑलरेडी मुआहदे हैं उन पे अमल दरामद के लिए जो फैसले होते हैं सिर्फ उसकी इजाजत दी गई है। फैसले जो है पॉलिसी के मुताबिक नहीं दी गई है, कोई एम्पावरमेंट नहीं है। सिर्फ इनका काम ये है कि आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए और एक गैर जानिबदार रहें। पॉलिसी में आप मुझे बताइए कि मैंडेट किनका है इनके पास, लेजिटिमेसी किसकी है इसके पास जो है कि फैसले करें? और सबसे बड़ा बुनियादी हमारे मुल्क की यही बदकिस्मती है कि जो लोग फैसले करते हैं उनकी खुद जो है कोई लेजिटिमेसी नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ अलमिया मौजूद है। और सारी पॉलिसी जो इस वक्त मुल्क की दहशतगर्दी की है, चाहे जो है ये वाकयात जो हो रहे हैं, ये सब की सब कौन फैसले करता रहा है? नहीं तो जाहिद साहब, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो भी वही फैसले करेंगे। कौन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने अफगान पॉलिसी बनाते देखा है? वही बात आती है कि जैसे अयाज साहब ने, वजीर साहब ने बात की कि एक्शन का जो प्लान बनाया था सोकॉल, वो भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 14 में बनाया था, 9 साल हो गए। 9 साल में इस दौरान में तकरीबन 6 से 7 लाख रिफ्यूजीज और आए हैं। बिल्कुल आपने मतलब सिंस द नेशनल एक्शन प्लान, ये वो चीजें हैं जो जाहिर है कि इस वक्त, खैर बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम मजीद बहस कर सकते हैं और मजीद हमें तफसील से गुफ्तगू करनी होगी, बट अभी मैं आप दोनों लोगों से इजाज़त लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बस। यहाँ पे ये भी कहते चलें कि देखना यह है कि जिस तरह से जाहिद साहब कह रहे हैं और अयाज वजीर साहब कह रहे हैं कि वाकई क्या 31 अक्टूबर तक ये मुमकिन हो पाएगा कि आप तमाम तर
गैर कानूनी जो गैर मुल्की यहाँ पे मुकीम हैं उनको वापस भेज सकें, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंतज़ामी कार्रवाइयाँ करेगी, एक्शन लेगी, वो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेगा या काउंटर प्रोडक्टिव, ये तो वक्त ही बताएगा। इस किस्म की चीज़ें पहले भी हुई हैं और फिर बाद में हमने उसको ख़त्म किया है। क्या इस मरतबा ये तय कर लिया गया है कि नहीं, इट्स टाइम दैट वी आर गोइंग टू सेंड एवरीवन बैक, वो जो कि इलीगल हैं, ये वक्त ही बताएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी का आखिरी हफ्ता तो दिया है और हल्का बंदियों की जो पहली फहरिस्त है वो भी शाये की, जिसके ऊपर बेशतर जमातों ने उसको मुस्तरद भी किया है। अब देखना है कि 30 नवंबर तक जो हतमी फहरिस्त जारी होती हैं उससे सब मुत्तफिक हैं कि नहीं। आज इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर उन जमातों के ऊपर मोतरज़ है और कहती है कि बहुत सी जमातें नहीं चाहती इलेक्शन करना, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। इन फोकस हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खोड़ो साहब, आपने कुछ ही दिन कबल ये कहा था कि खदशा है, इलेक्शंस के हवाले से खदशात जो हैं वो इसलिए संगीन लगते हैं क्योंकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अब आप समझते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब कम से कम इलेक्शन के हवाले से कोई इब्हाम नहीं है और इलेक्शन हो रहे हैं। देखें, जब जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी तब तक ये इब्हाम बढ़ता रहेगा, ये खदशात बढ़ते रहेंगे। नवाज शरीफ का मुल्क में आना ना आना इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन हो जाने दे, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो वेलकम, नहीं आते तो वेलकम। नहीं, लेकिन उनकी ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होगा, हाँ, लेकिन या नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होगा। ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। इलेक्शन अलग इशू है, किसी लीडर का पार्टिसिपेट करना न पार्टिसिपेट करना अलग इशू है। ऐसे तो लीडर तो इमरान खान भी है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा क्योंकि डिस्क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफाइड तो नवाज शरीफ साहब भी हैं, उनको भी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को इजी कराना पड़ेगा, उससे क्लियर होना पड़ेगा, तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी अपनी पार्टी के लीडर जरूर हैं, वो कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन उनके आने ना आने का मसला नहीं है। बात है मुल्क में इलेक्शन हो। ये लोग मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता 1950 की दहाई में फेंक रहे हैं। कौन जब लोग? किसी को नॉमिनेट कर दिया वो वजीर आजम हो गया, किसी को नॉमिनेट कर दिया सदर साहब हो गया। आजकल हो क्या रहा है, सदर साहब आर्जी तौर पर बैठे हैं, चेयरमैन सेनेट आर्जी तौर पर बैठेंगे मार्च के महीने में। अभी जब है सेनेट तो उसका इजलास नहीं बुलाया जा रहा। हुकूमत भी अपना इजलास तो बुला सकती है ना, हमने चलो रिक्वेजिशन किया, उसने उसको रद्द कर दिया। खोड़ो साहब, लेकिन ये बताएं कौन धकेल रहा है 1950 में इस मुल्क को, जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, किसकी तरफ इशारा है? मैं इशारा किस चीज करूं? इलेक्शन कमीशन का काम था कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे, उन्होंने बहाना बना दिया हल्का बंदियां। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त के वजीर आजम साहब ने कहा इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे। उनको भी पता था कि हल्का बंदियां बनाने में कितना टाइम लगता है। सही। हमारा कसूर तो सिर्फ यह है कि हमने मर्दमशुमारी की प्रोविजनल लिस्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाया, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम इलेक्शन को भूल जाएंगे। नवंबर 30 तारीख अनाउंस की है तो उसके बाद 50 दिन लगा के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। ठीक। तो इलेक्शन कमीशन बताए कि उनको रोक कौन रहा है। अच्छा, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो मुझे एक बात बताएं ना, कहने पर अगर डेट नहीं आ रही। जी जी, आपने देखे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि चंद जमातें भाग रही हैं इलेक्शन से, और जाहिर है उनका इशारा पीएमएलएन की तरफ भी था, मौलाना फजल रहमान की जमात के ऊपर भी था कि कुछ डिलिमिटेशन की बहाना बनाते हैं, कुछ जनवरी का बहाना बनाते हैं। तो आप क्यों समझते हैं कि वो जमातें जो कि पिछली इत्तेहादी हुकूमत में आप लोगों के साथ थीं, वो इलेक्शन से क्यों भागेंगी? देखिए, बात सुने, जब ऐसे बयानात आएंगे कि सर्दी होती है जनवरी के महीने में, दहशतगर्दी हो रही है इसलिए हम कैंपेन नहीं चला सकेंगे,
तो बिलावल साहब को ये कहेंगे। अब नवाज शरीफ साहब को ये तीसरी दफा ऐलान करना पड़ा है कि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो पहले भी सकते थे, तो 2 महीने पहले भी सकते थे, तो क्यों नहीं आए? वो जवाब तो वो देंगे। पहले उन्होंने सितंबर में आने का कहा, फिर अक्टूबर आ गया, तो फिर ये तो उनका अपना फैसला है ना कि अपने लोगों के साथ कब आके खड़े होते हैं। सही। तो पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल है नेक्स्ट? अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंसमेंट में ताखीर हो रही है, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि क्या किया जाएगा इस सिलसिले में? देखें, अगर इलेक्शन में ताखीर करनी है ना, तो फिर ये अवाम का मुतालबा होगा कि इलेक्शन कराओ। ये अवामी मुतालबा होगा, पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए इलेक्शन चाहती है ना। वो खड़े होंगे, मुझे नहीं मालूम हम जीते या ना जीते, लेकिन अवाम को इलेक्शन चाहिए होगा। ऐसा माहौल न बनाए कि 80s की याद आ जाए, सारी कौम इकट्ठा करके इलेक्शन की डिमांड करे, हमें वोट का हक दो, हमें वोट का हक दो। ऐसी सूरत हाल को क्रिएट नहीं करना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं, नॉमिनेटेड वजीर आजम आप एंटिसिपेट कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब कि ऐसी सूरत हाल है? खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल इस पाकिस्तान की इस सियासत में, जिसको जानबूझकर सियासत को कमजोर भी किया गया। शुक्र करके तीन टर्म्स हम पूरे कर पाए हैं असेंबली में, शुक्र करके। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 23 उसको इमरान खान ने डिस्टर्ब किया, पंजाब में डिसॉल्व करके, केपी में डिसॉल्व करके डिस्टर्ब किया सिस्टम को। अभी सारी असेंबलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं। हाँ, तो आप देखें ना कि अब वो जमातें भी, मैं ये कह रहा हूं, खोड़ो साहब, तहरीक इंसाफ की भी यही डिमांड थी ना, 2 सूबों में हुकूमतें खत्म करके वो भी थक गए कह के इलेक्शन ना हुए। अब आप लोगों की भी यही डिमांड है कि असेंबलियां खत्म हो गई। गलत बात। एक मिनट। पहला मेरा बात यह है कि इमरान खान ने पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करके अवाम की तौहीन कर दी, वजीर आला को एतमाद का वोट दिला के फिर डिसॉल्व कर दी। यह नाजायज था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, फतवा जारी की, इलेक्शन कमीशन ने बहाने बनाए। हम उस वक्त क्या कहते थे कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है? इस मुल्क में वनडे पोल होना चाहिए, वनडे पोल, कि जिसमें एक सूबे का नतीजा किसी और सूबे पर असरअंदाज न हो। सही। सूबाई इलेक्शन मरकजी इलेक्शन पर असरअंदाज न हो। हम इसलिए कह रहे थे कि वनडे पोल होना चाहिए। और इमरान खान से ज्यादती हुई, अवाम के साथ ज्यादती की उसने। अदम एतमाद न लेता, वो अदम एतमाद का वोट न दिलवाता, फिर भी कुछ बात समझ में आती है। अच्छा, लेकिन ये तो ज्यादती है सीधी सी। अच्छा, सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की गई। इमरान ने कहा, इमरान ने सिस्टम को डीरेल किया। अब चलो, गुजर गई, दिन गुजार के आए, अब तो सारी असेंबलियां नहीं है। ये क्या पीडीएम की जो जमातें थीं, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इतनी देर से क्यों ले आई? ये इशू मर्दमशुमारी का इतनी देर से क्यों ले आई? 1 महीना पहले भी ला सकती थी। तो आप लोग ना करते ना फिर उसको अप्रूव? मर्दमशुमारी तो भाई देखे, बात सुने, 2018 की इलेक्शन हुई थी आरजी लिस्ट पर। आरजी लिस्ट पर 2018 की इलेक्शन हुई थी। सब जमातों ने मिलकर कहा, चलो एक दफा माफी दे दो। ठीक, एक दफा माफी दे दो। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दी, 1 टाइम लीव। अब न कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की गई और न काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास पहले गोया। हमने सिर्फ उसको मुतनाजा नहीं बनाया। ओके, कि पिछली दफा भी मुतनाजा था,
इस्तीफा भी मुतनाज़ा हो जाए। हमने ये नहीं किया सिर्फ। इसको अगर आप गुनाह कह रही हैं तो मैं क्या कहूं? नहीं, लेकिन ये तो बात, या तो आपको ये गारंटी दी गई हो उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि जी आप इसको इस वक्त ना मुतनाज़ा बनाएं और हम हल्का बंदियां नहीं करेंगे। ये तो बात तय थी ना कि नए सेंसस होंगे तो नई हल्का बंदियों के तहत होगा। फिर वो शहबाज शरीफ की खबर पढ़े ना, जो हेडलाइन लगी थी जंग अखबार में, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, उनका स्टेटमेंट था, हमारा नहीं। निसार खोड़ो साहब, यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सेनेटर निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हमारे साथ इन फोकस हैं। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ तो किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। अलबत्ता सिंध में जब इलेक्शन, कोई बात नहीं, हाँ, अब जब इलेक्शन होंगे तो सिंध के अंदर ये नजर आ रहा है कि तमाम जमातें आप लोगों को टफ टाइम देने के लिए यकजा होंगी, वो इलेक्शन इत्तेहाद करेंगी, जिसमें GDA है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, जिसमें MQM है। आप समझते हैं कि इस मर्तबा क्लीन स्वीप नहीं हो सकेगा? बात सुने, देखो, MQM हमारे मुकाबले में हमेशा खड़ी होती है, GDA हमारे मुकाबले में खड़ी रहती है। MQM के वोट शहरों के इलाके तक तस्वुर किए जाते हैं, GDA के कुछ इलाके रूरल एरियाज में होंगे। JUI अपने तौर पर कभी इलेक्शन में इस तरह से नहीं खड़ी हुई। अगर वो बनाते भी हैं इत्तेहाद, तो इलेक्शन का मतलब क्या है? मुकाबला। सही मुकाबला, सेहतमंद मुकाबला। सेहत मुकाबले में अवाम का वोट है, हम भी अवाम के पास जाएंगे, वो भी अवाम के पास जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक। तो खोड़ो साहब, मुझे ये बताएगा कि क्योंकि आपने अभी भी जो असेंबली, जी अभी भी एक बात सुने, अभी भी जो असेंबली थी उसकी टोटल जो सीट्स है वो 167 है। हम 100 थे, 67 तो फिर भी अपोजिशन के थे। सही। तो क्लीन स्वीप का तो मसला नहीं है, क्लीन स्वीप का तो मसला नहीं है। ये तो नहीं था कि जी हमारे 160 थे, बाकी अपोजिशन में सिर्फ 7 मेंबर थे, ऐसी तो बात नहीं है। सही। तो क्लीन स्वीप का मसला नहीं है। हम अपनी कोशिश करेंगे परफॉर्म करने की, बेहतर परफॉर्म करने की। ठीक, बिल्कुल ठीक। खोड़ साहब, ये बताएगा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, क्योंकि आपने जमहूरियत की बात की, आपने 80 की दहाई की बात की, इस वक्त एक आप लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड की पंजाब की हद तक जरूर शिकायत की, लेकिन दूसरी जानिब एक तहरीक इंसाफ भी जमात है, वो जो कुछ भी बची हो, क्या आप समझते हैं कि उनके साथ भी यही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ये उनका शिकवा है? देखें, बात सुने, उनकी जमात अपने आप टूट गई, अब वो 3 जमातें हो गई, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं। दूसरी बात कि इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर केसेस हैं जो चलते रहेंगे। चौथी बात कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई जद्दोजहद भी नहीं है, कोई जेल भरो तहरीक भी नहीं है। ये उनका अपना फैसला होगा जेल भरो तहरीक का। वो फैसला अगर करते हैं जेल भरो तहरीक का तो बिस्मिल्लाह। बाकी रही इलेक्शन में किसी जमात के ऊपर कोई बैन नहीं है। इमरान खान का खुद का खड़ा होना, जब तक डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होती तब तक वो खड़े नहीं हो सकते। बाकी पार्टी तो खड़ी हो सकती है, लेकिन उनका तो शिकवा है ना कि वो तो बाहर निकलते हैं, एनफोर्स डिसअपियरेंस, पॉलिटिकल एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रही है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर खोड़ो साहब, जो इस वक्त माहौल है, जो माहौल है, आप समझते हैं उनको, मैं इससे एग्री नहीं, उनको मसावी हुकूक हासिल हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल पार्टी? देखें, मैं महसूस कोर्टों पर इमरान खान भी तनकीद नहीं कर रहा, अपीयर हो रहा है ना कोर्टों में, इसलिए तनकीद नहीं कर रहा। अगर उसके ऊपर केसेस हैं जिसकी वजह से वो जेल में है,
उसकी एक सजा तो मुअत्तल हुई, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो मुअत्तल नहीं हुई रही। उसके बाद दूसरी हो गई, 9 मई हो गया, साइफर केस हो गया। ये केसेस अभी पेंडिंग है जिसमें उनको अरेस्ट किया गया है। तो जब तक कोर्ट से रिलीफ मिले तब तक मैं क्या कर सकता हूं? वो तो उनकी बातें हैं ना जी। अगर 9 मई करवाया तो उन्होंने करवाया। अभी वो जो राइट हैंड मैन थे उनके, वो एतराफी बयान दे रहे, तो मैं क्या कह सकता हूं उसमें? उस्मान डार साहब का बयान तो आपने पढ़ ही लिया। लेकिन खोड़ा साहब, जिसने हतमी तौर पे कहा कि ये मास्टर पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोग तनकीद कर रहे हैं कि जिस तरह लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, जिस तरह उनको ला करके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। देखें, बात सुने, जब ये लोग इमरान खान की पार्टी में आए थे तो भी तो आए थे ना। अब उस वक्त हम कहते थे किसी के कहने पे आए हैं। उस वक्त इमरान खान को अच्छा क्यों लग रहा था? अभी इसको छोड़ रहे हैं तो उसको बुरा क्यों लग रहा है? ये तो कोई बात ना हुई। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जिसके कहने पर आए थे उन्हीं के कहने पे छोड़ रहे हैं? मैंने कहा जब उनके कहने पर, किसी के कहने पर या खुद से जब आए थे तो उनको खुशी हो रही थी ना। और जब चले गए हैं तो उनको नाराजगी की क्या बात है? पता नहीं कितने लोग हमें भी छोड़ गए थे। सही। अच्छा, आखिर में मुशर्रफ के जमाने में हमें छोड़ गए। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी खोड़ा साहब, आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की जो शिकायत थी निगरान सेटअप से रिलेटेड, अभी वो दूर हुई हैं या नहीं, सिंध के हद तक भी और विफाक के हद तक भी? मैं कह रहा हूं कि जब तक इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता, तब तक सिंध की तरक्कियाती काम बंद करने का जवाब नहीं है। ये मेरी कंप्लेंट है। और अभी तक बंद है वो? ये है कंप्लेंट, बंद है। जो भी इस जून के बजट में जो स्कीमें रखी गई, उनके ऊपर अलोकेशन रखी गई, उसके टेंडर हुए, अब रोक दिया सब कुछ। क्यों? जबकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। हमने 12 उनको लिखा कि भाई इनको अप्रूव करो इलेक्शन कमीशन की। अगर हमने इजाजत लेनी है तो हम तो लिख चुके हैं। ठीक, हम लिख चुके हैं कि जी इजाजत दी जाए, कि चलो उनकी अथॉरिटी कायम रहे। सही। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो फिर तो मैं शिकायत करूंगा ना। सही। अभी मिनिस्टर साहबान नई स्कीमों पर काम शुरू कराने की इफ्तिताही तकरीबें अटेंड कर रहे हैं। तो फिर बाकी स्कीमें रोकी क्यों गई हैं? ठीक, ये बनता है सवाल ना। ये आपकी बाकी निगरान हुकूमत से क्या हम तकाजा करें? सही। निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत है। आप इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होता देख रहे हैं, ये बताइएगा। तो ऐलान कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, चलिए ठीक है। इलेक्शन कमीशन से आपकी सारी शिकायत हैं और आपको सबसे ज्यादा इसी में है। निसार खोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद। तारीख का जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ऐलान नहीं हो जाता, जब तक ये इबहम कायम रहेगा कि आया इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं। वक्त का मतलब ये कि जो वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है, जो बताया गया है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।